हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों जो आपके बायोलॉजी से भी है और जो केमिस्ट्री से है। तो बच्चों ये टॉपिक आज मैं इसलिए पढ़ाऊँगा, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें इस टॉपिक से 10 ऑब्जेक्टिव बनने की चांस है, 10th वाले भी 12th वाले, इसलिए मैं मर्ज करके आज वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मिश्र धातु के बारे में, जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर का टॉपिक है। तो बच्चों मिश्र धातु की बात करें तो आपको 3 मिश्र धातु के बारे में खास करके बोर्ड के हिसाब से तैयार करके जाना है। पहला मिश्र धातु स्टील, दूसरा मिश्र धातु पीतल और तीसरा मिश्र धातु कांसा। बच्चों ये 3 मिश्र धातु से रिलेटेड प्रश्न आता भी है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे पूछा हुआ जितने भी क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों क्यों ना इसको आज हम अच्छे से कवर करवा दें आप लोग को, कि ताकि आप लोग का प्रश्न ना छूटे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र धातु की, तो स्टील की बात करते हैं। तो स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है बच्चों। इसका संगठन की बात करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या जाना कि स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका बच्चों यहीं से बनता है कि स्टील जो है वो क्या है, मिश्र धातु है और धातु है, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहेगा। तो बच्चों आपको टिक करना है कि स्टील मिश्र धातु है। तो बच्चों अब जानते हैं कि ये मिश्र धातु जो स्टील है इसका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों इसमें निकेल का प्रयोग होता है, क्रोमियम का प्रयोग होता है और एफी का प्रयोग होता है। बच्चों यहाँ एफी मतलब लोहा। तो अब लोहा को हम लोग जानते हैं एक नरम लोहा होता है, एक जन कठोर लोहा होता है। तो सर स्टील के प्रयोग में कौन से लोहा का प्रयोग होता है। तो बच्चों जब स्टील का संगठन में नरम लोहा का उपयोग होता है। यहाँ से भी आपको उलझाने की कोशिश किया जा सकता है, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। जैसे ही आप संगठन में लिखेंगे निकेल, क्रोमियम और एफी का मतलब लोहा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा बच्चों की स्टील जो मिश्र धातु है इनके संगठन में कौन से लोहे का प्रयोग किया जाता है, कठोर लोहा या नरम लोहा। तो बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि ये जो स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है इसके संगठन में नरम लोहा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसका उपयोग की, तो बच्चों इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है और इसको जंगरोधी भी कहा जाता है। बच्चों जंगरोधी का मतलब होता है बच्चों जिसमें जंग नहीं लगे। क्या आपने आज तक कभी स्टील के बर्तन में जंग लगते हुए देखा है आपने। बच्चों आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये जंगरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि बच्चों इसका अधिकतम बर्तन बनता है, बिल्डिंग वगैरह का कुछ बाहर के जो डिजाइन होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, और बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग में स्टील का उपयोग होता है। तो बच्चों आपने क्या जाना कि स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसका संगठन निकेल होता है, क्रोमियम होता है और नरम लोहा होता है। आपको यहाँ पे बच्चों संकेत याद रखना अति आवश्यक है। जैसे मिश्र धातु आपने तो जान गया कि स्टील मिश्र धातु है। अब आपको हिंदी में वहाँ पे निकेल नहीं देगा, तो जिस बच्चे को संकेत याद रहेगा कि निकेल को हम Na लिखते हैं, क्रोमियम को Cr लिखते हैं और लोहा को Fe लिखते हैं। लेकिन बच्चों इसका संकेत आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कठोर लोहा को जो है ना कुछ और लिखा जाता है और नरम लोहा को कुछ और लिखा जाता है। तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि नरम लोहा होता है स्टील के संगठन में। और उसके बाद बात करते हैं उपयोग। तो मैंने बता दिया कि ये जो है ना जंगरोधी होता है जिसके कारण इसका उपयोग बहुतों जगह किया जाता है और इसका बर्तन बनाने में होता है। दूसरा मिश्र धातु की बात करें बच्चों तो दूसरा मिश्र धातु है पीतल। ये जो मिश्र धातु है इसका संगठन होता है कॉपर, जिसमें 80% पाया जाता है, इसमें कॉपर पाया जाता है और Zn 20% पाया जाता है। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये जो दूसरा मिश्र धातु है पीतल का संगठन कॉपर जिसमें 80% कॉपर और Zn 20%।
अब बात करते हैं इसका उपयोग। तो बच्चों इनका भी, इस मिश्र धातु का भी उपयोग बर्तन के निर्माण में अधिकतम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कांसा। तीसरा मिश्र धातु आपका है कांसा, जिसमें कॉपर की मात्रा जो है 90% होता है और एसएन की मात्रा 10% होता है। तो आपने क्या देखा बच्चों, पीतल में भी कॉपर 80% पाया जाता है और कांसा में भी 90% पाया जाता है। तो आपको जो है प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिस मिश्र धातु में कॉपर की अधिकतम मात्रा होती है। तो बच्चों आपको कांसा टिक करना है। यदि कांसा आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपको पीतल टिक करना है, क्योंकि आपने क्या देखा, जो ये मिश्र धातु है पीतल, इसके संगठन में 80% कॉपर और कांसा जो है इसमें 90% क्या होता है, कॉपर होता है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनमें अधिकतम प्रतिशत कॉपर पाया जाता है, तब आपको कांसा टिक करना है। बच्चों यदि कांसा आपके ऑप्शन में नहीं है तब आपको जाके जो है ना पीतल में जो 80% पाया जाता है तब जाके हम पीतल को टिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 मिश्र धातु के बारे में मैंने बताया, एक स्टील, दूसरा पीतल, तीसरा कांसा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो है मैंने बताया स्टील, तो उसका मैंने संगठन बताया, निकेल, क्रोमियम, Fe। निकेल, क्रोमियम और Fe। दूसरा जो मिश्र धातु बताया पीतल, पीतल में बताया इसका संगठन कॉपर 80%, Zn 20%। तीसरा मिश्र धातु के बारे में बताया मैंने कांसा। तो बच्चों इसके संगठन के बारे में मैंने बताया क्या, कॉपर 90% पाया जाता है और Sn 10% पाया जाता है। तो बच्चों ये रहा मिश्र धातु और संगठन। अब इसकी बात करते हैं, सर इसका उपयोग बताइए। मैंने स्टील का उपयोग बता दिया। अब पीतल की उपयोग आपने देखा होगा कि आपके घर में पीतल के बहुत सारे बर्तन पड़े होंगे। आज के समय फैशनेबल हो गया तो ये सब बर्तन लोग नहीं खरीदता है, जैसे प्लास्टिक का खरीद लेगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना फैशनेबल लगता है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितने भी पुराने जैसे मम्मी लोग के शादी वगैरह में ये पीतल वगैरह के बर्तन दिया करते थे। अब तो फैशनेबल आ गया, आदमी जो है ना डिजाइन खोजता है, लेकिन बच्चों पीतल अभी भी आपके घर में अवेलेबल होगा। आप उसको देखना, ये सब चीज़ को आपको दिमाग से रिलेट करना होगा। जैसे आपने पीतल का बर्तन देखा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पीतल का संगठन, ये पीतल का जो बर्तन है इसमें कॉपर 80% है, Zn 20%। जब ऐसे आप रिलेट करेंगे ना तब आपको परमानेंट ये चीज़ आपको याद रहेगा। तो इसका मैंने उपयोग भी बता दिया। अब हम जानते हैं कांसा का उपयोग। तो बच्चों कांसा का बारे में संगठन भी बता दिया, कॉपर 90%, Sn 10%। इसका उपयोग की बात करते हैं तो बच्चों कांसा का जो उपयोग है मूर्ति बनाने में, आपने देखा होगा बहुत सारे देव स्थान जो होता है जहाँ मंदिर वगैरह में बच्चों वो मूर्तियाँ जो होती है वो कांसा की बनी होती है। तो आज के बाद आपको रिलेट करना है, जब भी आप देखें एक तो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, जैसे अभी सरस्वती पूजा आने वाला है तो बच्चों एक मूर्ति मिट्टी की भी बनाई जाती है, लेकिन जो परमानेंट रखा जाता है मूर्तियाँ तो उस मूर्ति के निर्माण में कांसा का उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों सिक्के। आपने भारत सरकार के जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का, 20 रुपया का, जितने भी सिक्के हैं भारत सरकार की, बच्चों ये सिक्के बनाने में भी कांसा का उपयोग होता है। बच्चों इससे आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये का सिक्के है तो आपके माइंड में आना चाहिए ये जो मेरे पास सिक्के है, इस सिक्के का निर्माण कॉपर, इस सिक्के में जो है ना 90% कॉपर है और 10% Sn है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये सिक्के जो है ये सिक्के मिश्र धातु का बना हुआ है। तो कौन से मिश्र धातु का बना हुआ है, तो कांसा मिश्र धातु का बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मेडल में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा या आप लोग स्कूल वगैरह में जब खो खो में या जो भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल में, ठीक है, आप अच्छा आपने स्पीच दिया या आपने अच्छा खेला, जब आपकी जीत होती थी तो आपको जो है ना मेडल दिया जाता था। बच्चों ये मेडल जो है कांसा का बना होता है। मेडल किसका बना होता है,
कांसा का बना होता है। जैसे आपके मान लीजिए कि आपके पहले आप खेलते थे, आपके घर में मेडल है, तो वहाँ से दिमाग को रिलेट करिए कि ये जो मेडल है यह मेडल मिश्र धातु का बना हुआ है। अब बात करते हैं कौन से मिश्र धातु का सर बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है या पीतल का बना हुआ है या कांसा का बना हुआ है। तो बच्चों आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मेडल जो मेरे घर में है ये कांसा का बना हुआ है। तो बच्चों आपने क्या जाना आज, तीन मिश्र धातु जाना आपने, स्टील, पीतल, कांसा, उसका संगठन आपने जाना और उसका उपयोग। अब आपके ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, यहाँ से जरूरी नहीं कि सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको घुमाने की कोशिश भी किया जाएगा। तो मैं 4-5 यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बना रहा है कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें कॉपर की मात्रा अधिकतम होती है। तो बच्चों वो कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनका संगठन में कॉपर की मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों मैंने जस्ट पहले ही पढ़ाया हूँ कि वो कांसा मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 90% होता है। तो आप किसको टिक करेंगे, यदि आपके ऑप्शन में रहेगा कॉपर 90, कांसा, बी में रहेगा पीतल, सी में रहेगा स्टील, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फिर से आप प्रश्न को रिपीट कीजिए। प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका है कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 90% पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको 90% लिख दे, हो सकता है बच्चों वहाँ पे आपको अधिकतम लिख दे। तो अधिकतम तो बच्चों कांसा में ही तो होता है, तो आप किसको टिक करेंगे, कांसा को टिक करेंगे। अब फिर आपको मान लीजिए कि यदि और उनको घुमाने का रहे तो बच्चों आपके ऑप्शन में से कांसा हटा देगा। तो आप रट्टा मार के गए हुए हैं कि कॉपर में 90%। बच्चों यदि कांसा नहीं है तो आपने क्या पढ़ा है, पीतल में 80% होता है। तो आपको वहाँ पे कांसा को हटा दिया आपको उलझाने के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या दे दिया है, मान लो 80 आपके जो पीतल दिया है, तो पीतल को टिक कीजिए। जब कांसा में 90% तो पीतल में 80% होता है, तो आपके ऑप्शन में कांसा तो है ही नहीं, और तो आप किसको टिक करेंगे, तो बच्चों पीतल को टिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करूँ बच्चों तो समझिए, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, सॉरी फिर से समझिए, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनके संगठन में कॉपर का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों प्रश्न को रिपीट करेंगे तो आपका माइंड रिप्लाई देगा, आप सही ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनका उपयोग, जिनके संगठन में कॉपर का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों ए में रहेगा आपका कांसा, बी में रहेगा पीतल, सी में रहेगा आपका स्टील, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या है, कांसा। और आपका प्रश्न कह रहा है कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें कॉपर का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों ए में जो ऑप्शन दिया हुआ ये तो गलत है, क्योंकि कांसा में 90% पाया जाता है, तो ऐसे ये ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करें तो बी में आप क्या है बच्चों, पीतल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीतल में तो 80% होता है, तो बच्चों ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन सी में है स्टील, तो आपको पता होना चाहिए इसका संगठन निकेल का होता है, क्रोमियम का होता है और Fe का होता है। तो बच्चों आप किसको टिक करेंगे, स्टील को करेंगे। तो देखें आप किस तरह प्रश्न बनता है। मैं थर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं बच्चों, अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि भारत सरकार की जो सिक्के होती है तो उसमें कौन से मिश्र धातु का प्रयोग होता है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि सिक्के जो होता है, सिक्के में कौन से मिश्र धातु का प्रयोग होता है। तो ए में रहेगा बच्चों स्टील, बी में रहेगा आपके पीतल, सी में रहेगा आपका कांसा, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप किसको टिक करेंगे, तो आप टिक करेंगे कि क्या आपसे प्रश्न क्या है, सिक्के की बात कर रही है। तो बच्चों सिक्के आपने क्या पढ़ा था, सिक्के जब कांसा का बना होता है तो आप टिक करेंगे कांसा को। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करूं बच्चों, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनमें बच्चों लोहा का प्रयोग किया जाता है। जी कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिनमें लोहा का प्रयोग होता है। तो बच्चों वह मिश्र धातु ऑप्शन देगा, ए में देगा आपको कांसा, बी में देगा आपको पीतल, सी में देगा आपको स्टील।
तो बच्चों आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन से ऐसे मिश्र धातु है जिसमें Fe का प्रयोग होता है। तो बच्चों मैंने 3 मिश्र धातु के बारे में आपको बताया हूँ। तो पीतल में तो पाया जाता नहीं है, क्योंकि पीतल में तो 2 तत्व पाए जाते हैं, कॉपर और Zn। कांसा में भी कॉपर और Sn। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किस में Fe मतलब लोहा का प्रयोग होता है। तो बच्चों वो मिश्र धातु स्टील है जिसमें Fe का प्रयोग होता है। ये 4th ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए और घुमाएगा आपको, कौन से ऐसे 5th ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जो जंग रोधी होता है। ये भी यह प्रश्न बनता है यहाँ से बच्चों, कौन से ऐसे मिश्र धातु है जो जंग रोधी होता है। तो बच्चों वो ए में रहेगा आपको कांसा, बी में रहेगा पीतल, सी में रहेगा स्टील, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको ध्यान होनी चाहिए कि स्टील एक ऐसा मिश्र धातु है जो जंगरोधी होती है, जिसमें जंग नहीं लगता है। तो बच्चों आप स्टील को टिक करना। तो बच्चों इससे आपको घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा। 10th वाले बच्चों ध्यान दें, क्योंकि इस कभी ऐसा कोई भी ईयर का ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिससे इससे रिलेटेड प्रश्न ना पूछे। पहले जो है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता था, अब इसको गायब कर दिया है। उसमें क्या करता था, जैसे दे दिया स्टील, अब बोल दिया किसका संगठन लिखिए भरिए उसमें, तो उसमें भरना पड़ता था निकेल, क्रोमियम, Fe। लेकिन अब जन फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत नहीं के बराबर देने लगा, अब उसको क्या कर दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कर दिया। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव तब तक आपका अप्रोच तब होगा जब आपको उसका संगठन याद रहेगा, उसका उपयोग याद रहेगा और कौन कौन से मिश्र धातु है वो याद रहेगा। इसलिए ये छोटी सी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो बच्चों, ये भी केमिस्ट्री की है। यह टॉपिक खास करके 12th वाले बच्चों को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इनको काफ़ी लंबा चैप्टर है इसका, और इससे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको आगे भी काम देगा। जैसे 12th के बाद आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चों, मेडिकल में भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है। IIT की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है। तो क्यों ना इसको अच्छे से बेहतर करें। तो बच्चों ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल आपको मैंने पढ़ाया हूँ, उसमें 118 तत्व पाया जाता है। आज हम जानेंगे कि ये आवर्त सारणी में 118 तत्व जो पाया जाता है, इसमें से कौन कौन से ऐसे तत्व है जो हमारी प्रकृति में अधिक क्रियाशील होता है और कौन कौन से ऐसे तत्व है जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होता है। आज मैं इसी पे बात करूंगा। आपने क्या समझाना कि आज हम जानेंगे हमारे आवर्त सारणी में, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व जो है, उसमें से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हम खुले जगह रख देंगे तो वो विस्फोट कर जाएगा, जिसको हम खुले जगह नहीं रख सकते हैं, और कौन ऐसे तत्व हैं 118 में से जिनको हम पहन के घूम सकते हैं, जिनको जो है हम खुली जगह पर रख सकते हैं, जिनको हम पानी के कांटेक्ट में लेके जा सकते हैं, फिर भी उसमें कुछ नहीं होगा। तो बच्चों चलिए सबसे बात करें, मैं यहाँ पे कुछ तत्व का नाम लिखा हूँ, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, कॉपर को ही तांबा बोला जाता है, मरकरी है, मरकरी को भी पारद कहा जाता है। यहाँ पे 10th वाले ध्यान दें, आपका पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में, आपने देखना आप, उसमें पूछा गया है कि पारद किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, इसलिए मरकरी को ही पारद कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मरकरी को ही क्या कहते हैं, पारद। और सिल्वर लिखा हूँ, गोल्ड को आप सोना कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर में मैंने लिखा हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। तो बच्चों ये काफी ही क्रियाशील होता है, इसलिए इसको सबसे टॉप में रखा गया, सबसे ऊपर में रखा गया। ये आपने देखा होगा कि पटाखे वगैरह है, खास करके विस्फोटक जितने भी होता है उसमें आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग होता है। भले आपको जानकारी नहीं हो, आज आप जान लीजिए, जितने भी विस्फोटक चीज होता है उसमें पोटेशियम डाला जाता है। आपने देखा होगी माचिस की तिल्लियां भी देखी होगी आपने, लाल कलर की होता है लाल पोटेशियम, और एक होता है काला पोटेशियम, तो उसमें भी अल्प मात्रा में पोटेशियम डाली जाती है। उसके बाद आपने दीपावली के समय में आप लोग पटाखे फोड़ते हैं, उसमें भी पोटेशियम का यूज किया जाता है। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े बम वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों, उसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम डाला जाता है। क्यों, अब इसका रीजन क्या है कि इसमें पोटेशियम डाला जाता है बच्चों, इसका रीजन ये है
क्योंकि पोटेशियम हमारी प्रकृति में काफ़ी क्रियाशील होती है। क्रियाशील होने के कारण आपने देखा होगा कि पटाखे जैसे आप छोड़ते हैं उसमें थोड़ी सी जना माचिस डर डर के लगाते हैं और तुरंत लगता है, वो क्या हो जाता है, प्रज्वलित होती है और जलती है और विस्फोट कर जाती है, क्योंकि वो क्रियाशीलता है। अब उसी जगह उस पटाखे में आप कॉपर डाल दीजिएगा, बच्चों 1 घंटे तक आप जलाने की कोशिश कीजिएगा, 2 घंटे तक नहीं जलेगा। सर अंतर क्या है? तो बच्चों अंतर तो यही है कि जो है ना, आपने कॉपर डाला है, कॉपर जो है क्रियाशील नहीं होता है, इसलिए आप उसमें ऐसे पदार्थ को डालेंगे, ऐसे तत्व को डालेंगे जो क्रियाशील होता है, इसलिए पोटेशियम को ऊपर रखा जाता है। उसके बाद पोटेशियम के बाद जो दूसरा तत्व है वो है सोडियम, जिसको संकेत में Na लिखते हैं। बच्चों सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, आप उसको चाकू से काटेंगे या नाखून से ऐसे करेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसमें खरोंच आ जाता है। बच्चों सोडियम को आप ऐसे खुली वातावरण में नहीं रख सकते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। आप यदि दुकान पर जाएंगे या आप जन 12th के जन क्या कहते हैं प्रयोगशाला जो होता है, लैब जिसको कहते हैं आप, उसमें जो जब केमिस्ट्री का लैब करेंगे बच्चों, वहाँ पे सोडियम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा तो वो ऐसे खुला जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। बच्चों इसका कारण क्या है? बच्चों ये सोडियम को यदि वैसे रखने के बाद ये क्या हो जाता है, हमारे प्रकृति में वो क्रियाशील होता है, क्योंकि पोटासियम के बाद तो दूसरा ही नंबर आता है, तो बच्चों वो उड़ जाता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम की बात करें बच्चों, कैल्शियम की बात करें बच्चों, ये 3rd स्थान पे आता है, ये भी क्रियाशील होता है। कैल्शियम के बाद बच्चों आता है मैग्नीशियम, ये 4था स्थान पे आता है। और मैग्नीशियम के बाद बात करें तो बच्चों एल्यूमिनियम, जो कि 5वां स्थान पे आता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम के बाद जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे ये घटती अभिक्रियाशील है। मैंने एरो लगाया, आप देख सकते हैं कि पोटेशियम से लेकर कहाँ तक लगाया मैंने, एल्यूमिनियम तक। तो बच्चों ये क्रियाशील, अधिक क्रियाशील के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि उससे आप नीचे जाते, जैसे एल्यूमिनियम से आप नीचे जाते हैं, एल्यूमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन है, आयरन के बाद लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो बच्चों ये कम क्रियाशील होता है। अब सवाल बनता है यहाँ से, कौन से ऐसे तत्व हैं इनमें जो कम क्रियाशील होता है? तो बच्चों गोल्ड, सोना। और कौन से ऐसे तत्व है जो कि अधिक क्रियाशील होता है? वो पोटेशियम। ये 12th के प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको नहीं भी मिले ना बच्चों, जैसे आप कंपटीशन में जाएंगे, हम लोग को याद है AI त्रिपली का जब एग्जाम दिए थे इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चों आपको हमेशा काम देगा यदि आगे आपका कुछ प्लानिंग है तो बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील तो पोटेशियम। उसके बाद मान ली पोटेशियम नहीं है तो क्या करेंगे, प्रश्न छोड़ देंगे? नहीं बच्चों, छोड़ना नहीं है। आप देखिए ना, पोटेशियम के बाद दूसरा कौन सा है? सोडियम है। देखिए ऑप्शन में सोडियम है, तो सोडियम है तो उसको टिक कर लीजिए। अब मान ली सोडियम भी नहीं दिया तो कैल्शियम को टिक कर लीजिए। अब आगे ऐसा कर ही नहीं सकता है, आपको जो है वही टॉप 3 में से आपको देगा। तो ये हो गया अधिक क्रियाशील वाला। अब आपको बच्चों दिया कि कौन से ऐसे तत्व जो बिल्कुल हमारी प्रकृति में क्रियाशील नहीं है, तो बच्चों गोल्ड। यही कारण है कि हम लोग गोल्ड के आभूषण वगैरह पहन के घूमते रहते हैं। महिला लोग को देखे होंगे, वो लोग जो इतने भर भर के पहनती है बच्चों, वो पानी के कांटेक्ट में जाती है, हवा के कांटेक्ट में जाती है, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि आपका प्रश्न दिया कि सबसे कम क्रियाशील कौन से तत्व है, तो गोल्ड। अब गोल्ड नहीं दिया ऑप्शन में, आपको दे दिया चांदी। तो बच्चों आपको याद है मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे। बच्चों ऊपर से नीचे आ रहे थे तो पोटेशियम नहीं था तो सोडियम को टिक किए थे आप, और सोडियम नहीं था तो कैल्शियम को आपने टिक किया था। उसी प्रकार नीचे से आपसे प्रश्न, आपका प्रश्न क्या है, सबसे कम क्रियाशील। तो बच्चों सबसे कम क्रियाशील तो गोल्ड होता है, जिसको आप Au लिखते हैं संकेत में। अब मान लीजिए कि Au नहीं है तो बच्चों किसको खोजिएगा आप, सिल्वर को। सिल्वर का संकेत क्या होता है, Ag। तो इसलिए संकेत भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम वाले को जो पेपर बनाता है उसके पास इतना समय नहीं है कि आपको हिंदी में लिखेगा, वो आपको संकेत में देगा, संकेत लिखेगा। पोटेशियम क्या इतना बड़ा कौन लिखे, उसके पास टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे संकेत भी लिखा हूँ। और आपको खास करके संकेत पर कमांड होनी चाहिए, तभी आप टिक कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको पता है गोल्ड, ऐसे सबसे कम क्रियाशील गोल्ड है, और ऑप्शन में गोल्ड हिंदी में नहीं लिखा है, दे दिया Au Ag Hg,
और डी में इनमें से कोई नहीं। अब उसी में आप उलझ के जानते हुए प्रश्न आप छोड़ के आ जाइएगा। छोटी छोटी मिस्टेक आपकी परसेंटेज को गिरा सकती है। 1 नंबर यदि आपका बढ़ता है तो आपका परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है, 1 नंबर कम होता है तो आपका परसेंटेज गिरता है। तो ध्यान रखिएगा, संकेत करके जाइएगा। कम से कम ये जो है ना, जितने भी तत्व का मैंने संकेत लिखा है इसको तो आप करके ही जाइएगा, बेहतर रहेगा। तो गोल्ड नहीं है तो बच्चों किसको खोजिएगा? सिल्वर को। सिल्वर को Ag को खोजिएगा। मान लीजिए सिल्वर भी नहीं है तो किसको खोजेंगे? तो Hg किसको कहते हैं जी? मरकरी को। इसी का दूसरा नाम क्या है? पारद। अब मान लीजिए मरकरी भी नहीं तो किसको? कॉपर को। अब आगे इतना आपको नहीं घुमाएगा फिराएगा, आपको नीचे से 2-3 को ऑप्शन में दे देगा। हो सकता है गोल्ड नहीं रहेगा तो आपको दे देगा क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर नहीं है तो हो सकता है आपको दे देगा मरकरी। तो इतना में से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि सर इससे कैसे प्रश्न आएगा। जैसे मैंने ऊपर वाले प्रश्न मिश्र धातु से रिलेटेड मैंने 3-4 ऑब्जेक्टिव बताया, तो उसी प्रकार मैं इससे भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूं कि कैसे पूछा जाएगा। अब देखिए बच्चों, यदि आपको उलझाने का रहेगा एग्जाम वाले को, और एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, उसका कोशिश ये रहता है कि आपको अधिक से अधिक गलती कराए। तो अब अधिक से अधिक वही बच्चा गलती कर सकता है जो बच्चा ढंग से पढ़ा नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चा फंसेगा। अब जो वो पेपर बनाता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस से तो नहीं बनाता है, 5% कभी कभी दे देता है आउट ऑफ सिलेबस, तो क्या फर्क पड़ता है? आप 95% कीजिए, लेकिन 95% तो आपके सिलेबस से। तो वो जो प्रश्न बनाएगा घुमा चाहे कितनों भी घुमाए तो बच्चों आपके बुक से ही है। तो आप यदि आप पढ़े हैं बुक को, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया, आपने टेस्ट दिया है, आपने उस तरह के प्रश्न को, उससे आसपास के प्रश्न को आपने सॉल्व किया है, तो बच्चों आप तुरंत आपके माइंड रिप्लाई दे देगा। अब देखिए कैसे प्रश्न आपको घुमाएगा, देगा कि पारद पारद होता है, पारद होता है, पारद। अब जैसे दिमाग में देखिए घुमा के दिया पारद, पारद को क्या कहते हैं जी? मरकरी। अब मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। अब पारद होता है, ए में रहेगा बच्चों अधिक क्रियाशील, बी में रहेगा आपका घटती क्रियाशील, और सी में रहेगा सबसे कम क्रियाशील। तो आपको ये टेबल ध्यान रखना होगा जो मैं बोर्ड पे बनाया हूँ। देखिए ये पारद जो है ना, क्या घटती अभिक्रियाशील के अंतर्गत आता है। ये जो एरो क्या बता रहा है, ये एरो जो है ना जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ है, तो बच्चों ये घटती अभिक्रियाशील के अंतर आएगा। तो आपके बी में तो यही ऑप्शन है, घटती अभिक्रियाशील तत्व, तो आपको टिक करना है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो क्या मार देगा, किसको पता है? सबसे कम क्रियाशील। बच्चों आपसे सोना के बारे में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि जब पारद होता है, ए में है अधिक क्रियाशील, बी में रहा है कि घटती अभिक्रियाशील, और सी में है सबसे कम क्रियाशील। तो ऐसा थोड़े पूछा है, सोना का उदाहरण थोड़े दिया कि सबसे कम क्रियाशील मारिएगा, या सबसे अधिक थोड़े पूछा है आप पोटासियम को मारिएगा। तो बच्चों उसको, उसमें जो ऑप्शन बी में आपकी घटती अभिक्रियाशील, उसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों, आपको फिर घुमाएगा, ऐसे दे देगा उदाहरण। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो टेबल बनाया हूँ तो सब कुछ इसमें तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन आप यदि इसको आपको याद रहेगा तो इससे आसपास आप घुमा फिरा के बोल सकते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे दे दिया, विस्फोटक चीज जो होता है, विस्फोटक पदार्थ में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? लीजिए आपको उलझा दिया, आपने इतना रट्टा मार के गया, आपके आसपास से प्रश्न बनाया, वो क्या कह रहा है? कौन से क्या कहता है, विस्फोटक पदार्थ में कौन से तत्व का प्रयोग होता है? ए में दे दिया बच्चों Hg। आपको दिमाग में आना चाहिए, Hg किसको कहते हैं?